तो जैसे 15 लाख करोड़ रुपए हर एक के खाते में आते हैं, ऐसी 60,000 करोड़ का 80,000 करोड़ का खाना पैसे खाली 80,000 करोड़ और 60,000 करोड़ खाली इनको चुनाव में लगाने हैं। ये तो एक ड्रामा। यहाँ बीजेपी के सभी नेता बीमार होने के बाद एम्स में एडमिट होते हैं और वहां पे जब ये जाते हैं इलाज कराने के लिए तो कांग्रेस की देन है, बीजेपी की देन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का लीडिंग वेब न्यूज चैनल वायरल सच। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ओमेक्स गुड़गांव मॉल के प्रेसिडेंट और समाज सेवी महेश यादव जी। आज हम बात करने जा रहे हैं उनसे गुरुग्राम के मुद्दों पे, शासन प्रशासन के मुद्दों पे, जो आज की डेट में कोविड-19 के चलते इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं विषयों के ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले हमारा सवाल यही रहेगा कि पहले बोला गया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, फिर बोला गया कि 80 करोड़ लोगों को 90,000 करोड़ रुपए का राशन बांटा जाएगा। ऐसी घोषणाएं होती है भाजपा सरकार द्वारा, तो आपका इसके ऊपर क्या मानना है? देखिए, पहले तो जहां मैं बात करता हूं 20 लाख करोड़ की जी, तो हमारे पीएम साहब ने जिस दिन भाषण दिया था मैंने बड़ी गौर से सुना था जी, क्योंकि मैं एक देश का नागरिक हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी चीज़ हो वो देश के हित में हो। जी, तो उस टाइम पे उन्होंने जो ज़्यादा फोकस डाला था, ये कहा था कि इसमें से ज़्यादातर पैसा तो हम सोलर पे और लाइट पे खर्च कर चुके हैं, जी, बाकी बचा हो वो कहाँ जाएगा उसके बारे में कुछ भी उसने नहीं बताया। जी, अब 20 लाख करोड़ रुपए में से ज़्यादा पैसा वो लाइट और सोलर पे खर्च कर चुके हैं, तो इसका मतलब उसके कागज़ तो पहले ही बन चुके थे। जी, जी, सोलर और लाइट आप नहीं लगाओगे, मैं नहीं लगाऊंगा। गरीब आदमी जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, जिसके पास मजदूरी नहीं है, वो सोलर प्लांट और लाइट नहीं लगाएगा। जी, तो वो तो जाहिर सी बात है कि सरकार से जो जुड़े हुए हैं इंडस्ट्रियल, वो वहाँ पे उस पैकेज को मोस्टली फिक्स कर चुके हैं। ये 20 लाख करोड़ का खाली एक कागज़ों में ड्रामा है। बचा हुआ जो भी होगा आगे चुनाव आने असेंबली के उसमें लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका मानना ये है कि ये जो पैकेज दिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं चुनाव के साथ रिलेटेड है? बिल्कुल, चुनाव से ही ये सारा चीज़ें, ये जो पैकेज बना रहे हैं, पैकेज कहीं भी नहीं जाना, वो चुनाव में जाना है। या जो इंडस्ट्रियल इनके अपने हैं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वो पैकेज खाली उनके लिए जाएगा। चाहे उनको लाखों करोड़ रुपए उनके माफ़ करने हो, चाहे उनको एक्स्ट्रा में लाखों करोड़ रुपए देने हो, चाहे उनसे जो भी पैकेज उनको देना है सारा टाई अप करके, ये सारा गेम फिक्स है पहले से ही। प्रियंका गांधी को नोटिस दिया गया सरकारी बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये सारा टोटल फॉर राजनीति है। जी, सोनिया को बाहर निकाल नहीं सकते, जी, राहुल गांधी को निकाल नहीं सकते। अब ये देखते हैं कि इसमें कांग्रेस में जो मेन बैठे हैं वो 2-3 ही हैं, तो उनमें से किसको बाहर कर सकते हैं। तो उन्होंने बलि का बकरा बनाया सिर्फ प्रियंका को, इसलिए कि प्रियंका को ये निकाल सकते हैं। तो सारा राजनीतिक गेम है, बाकी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार का दावा था कि विदेशों से काला धन आएगा और तकरीबन वो 15 लाख करोड़ का होगा, और उसके आने के बाद जो सभी नागरिक हैं उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार आने से पहले बताऊंगा बीजेपी की, जी, उन्होंने एक ड्रामा किया था बहुत बड़ा कि हम 15 लाख करोड़ रुपए विदेश में स्विच बैंकों में जमा हैं। इनके अकॉर्डिंग कांग्रेस ने देश के पैसे जमा करा रखे स्विच बैंकों में, जो इन्होंने बोला था। जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई वो पैसे जब आ जाएंगे तो हर नागरिक को हम 15-15 लाख रुपए उनके खाते में डालेंगे। जी, कुदरती ये नोटबंदी कर देते हैं। जी, अब ये नोटबंदी करते हैं तो आरबीआई के अकॉर्डिंग हमारे देश का 15 लाख करोड़ रुपए कागजों से बाहर था आरबीआई के अकॉर्डिंग। जब कैश जमा होता है तो 15 लाख करोड़ से ऊपर की तो ट्रांजैक्शन आरबीआई ने एक फॉलो की थी और ओपन की थी कि इतना पैसा आ रहा है हमारे पास, लेकिन 15 लाख करोड़ से ऊपर जब कैश जो भी पेमेंट आई थी हिंदुस्तान में उसका कोई हिसाब नहीं है। 16 लाख करोड़ आए हैं, 17 लाख करोड़ आए हैं, 20 लाख करोड़ आए हैं। तो 15 लाख करोड़ रुपए जिस टाइम ये बाहर का बोलते थे कि कांग्रेस खागी देश को लूट के और वो पैसा देश का बाहर है, तो 15 लाख करोड़ से ऊपर तो हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग कागजों में आ चुका है। तो बाहर आरबीआई ने जो गाइडलाइन जो बताया था कि 15 लाख करोड़
तक तो उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने कोई भी कमिट नहीं किया कि इससे ऊपर हमारे पास कितना पैसा आया है। सबसे पहले तो ये हो कि नोटबंदी के दौरान जो भी पैसा जमा हुआ है वो कितना कैश जमा हुआ है, इसका रिकॉर्ड क्लियर करे सरकार। दूसरा, जब पैसा हमारे देश का देश में आ चुका है तो फिर जो ये आरोप लगा रहे थे सारे आरोप इनके झूठे हैं, वो पैसा बाहर तो है नहीं कोई भी। जी सर, अभी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी रूस में 2026 तक जो पुतिन है वही राष्ट्रपति रहेंगे, ऐसा संविधान उन्होंने अमेंड कर दिया है और लोगों ने भी उनका समर्थन किया है। अगर भारत में भी ऐसा होता है कि लंबे समय तक सुनिश्चित कर दिया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री यही रहेंगे, तो कैसे हालात देखते हैं आप भारत के? देखिए, जहाँ तक रूस की बात है जी, तो राष्ट्रपति साहब ने रूस में काम किया है, वो काबिल है, मैं मानता हूँ। जी, उन्होंने अपने देश की आर्थिक स्थिति और अपने देश को वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1-2 पे पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जी, जहां तक आज हालात में हमारी सरकार की बात है तो वो सबके सामने है। जब 6 साल में देश हमारा कम से कम 20 साल पीछे जा सकता है, जी, तो ऐसी गलती अगर होगी तो उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते कि हमारा देश किस हद तक जा सकता है, कितना डाउन में जा सकता है। तो भारत सरकार द्वारा चाइनीज़ ऐप्स 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर से चाइनीज़ कंपनी को हटा दिया गया है, उनको उसमें एंट्री नहीं मिल रही है, उनको अलविदा कहा जा चुका है। बट अभी भी गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में चाइनीज़ कंपनी इको ग्रीन, शासन प्रशासन इसके ऊपर अभी भी मेहरबान है। तो आपको क्या लगता है कि राजस्व के चक्कर में राष्ट्रभक्ति भूल रहे हैं क्या ये जहाँ से इनको राजस्व मिलता है वहाँ इनको चाइना से कोई मतलब नहीं है, जी, हमारा राष्ट्रभक्ति से कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ इनको एक अपनी इनकम और मिलती है, सरकार को जी, बेनिफिट मिलता है। जी, जहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलता है ज़्यादा, जी, तो उस पर बैन लगा के देश में एक वाहवा करने का काम करते हैं सिर्फ कि हमने चाइनीज़ उसको बंद कर दिया, चाहे जो भी बंद की है। और जहाँ इनको बेनिफिट होता है सरकार को, वहाँ इनको चाइनीज़ से नाम से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने से मतलब है। तो कोरोना बीमारी के साथ साथ तबलीगी जमात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था और जब कोरोना बढ़ना शुरू हुआ तो तब इस चीज़ का कहीं पे नामो निशान ही नहीं था, कोई मुद्दा ही रेज नहीं था इसके ऊपर। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कोरोना जब इतनी तेज़ी से फैल रहा था जी, और जब वो मुद्दा सोशल मीडिया और पब्लिक की नज़रों में सबके सामने था, तो सिर्फ ओनली फॉर पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए और माइंड डाइवर्ट करने के लिए तबलीगी जमात का एक ड्रामा किया गया था। जी, उस टाइम पे अतिथि आने थे विदेश से, जी, कोरोना की वेट कर रहे थे कि अतिथि आएगा, कोरोना हमारे देश में फैलेगा। आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति और कोरोना देख लो आज क्या हालात है। दूसरा, लोग उस पर कुछ ज़्यादा चर्चा ना करें या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता था वो, जी, तो उसके लिए इन्होंने सिर्फ ध्यान भटकाया और जिसको गिरफ्तार इन्होंने करने के लिए मैजिस्ट्रेट से निकाल दिया। निकालने के बाद वो कहाँ गया, इसके बारे में सरकार के अलावा, प्रशासन के अलावा किसको पता होना चाहिए, और उसका आज तक कुछ भी पता नहीं है सरकार को कि वो कहाँ पे है। अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तो खाली एक ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा बनाया गया था, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट हो, कोरोना पे उसका ध्यान ना जाए, ओनली फॉर सिर्फ ये मुद्दा था और कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी की बात करें तो सर, राहुल गांधी ने वायनाड में 175 स्मार्ट एलईडी टीवी ऑनलाइन शिक्षा के लिए बच्चों को दिए हैं और दूसरी तरफ भाजपा को देखें तो बिहार में वर्चुअल रैली के दौरान एलईडी टीवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को, एलईडी टीवी के यूज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एलईडी टीवी राहुल ने भी दिए हैं और एलईडी टीवी हमारी हाजिर में सरकार है उसने भी दिए हैं। आप ये देखिए कि दोनों में डिफरेंट कितना है। राहुल गांधी जी सिर्फ ओनली फॉर देश के बच्चे जो हमारा भविष्य है उनको पढ़ाने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, और कल को देश तरक्की करें, बच्चे कुछ पढ़ेंगे तो आगे देश का भविष्य बनेगा। तो उसकी सोच कितनी अलग है, उसकी जो अपनी माइंड की थिंकिंग है वो कितनी पॉजिटिव है। उल्टा हाजिर की सरकार पे आते हैं तो इन्होंने वो एलईडी सिर्फ अपनी वोट बैंक बनाने के लिए, ड्रामे करने के लिए बनाए हैं। एलईडी टीवी जो ये वहाँ पे कर रहे हैं बिहार में, सिर्फ चुनाव के लिए किया है इन्होंने। इनको देश से और देश के बच्चों से और देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं है।
उसमें जो पैसे लगे हैं वो हमारे और आपके पैसे हैं। सरकार को मैं टैक्स देता हूँ, मैं सरकार को चलाता हूँ, देश को चलाता हूँ, लेकिन मेरे पैसे और मेरे देश के पैसे को ये सिर्फ वोट बैंक के लिए ओनली फॉर ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं मेरे को दिखाई देता उसमें जो बेनिफिट देश के लिए हित में हो। ओनली फॉर खाली वोटों की राजनीति के लिए इन्होंने ये काम किया है। सर, सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 80 करोड़ जनता को वो 90,000 करोड़ की लागत से राशन बांटेंगे और 60,000 करोड़ को वो राशन बांट चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि गुरुग्राम में कितने लोगों को राशन मिल चुका है? देखिए, जहाँ तक राशन की बात है तो मेरी नॉलेज में कोई भी आज तक ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि सरकार के द्वारा मेरे को राशन मिला है। जी। दूसरा, सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज सेवी हैं, कुछ व्यापारी हैं मेरी नज़रों में जी। जो आज भी कई हज़ार आदमियों के लिए खाना वो भिजवा रहे हैं। जी। उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मेरी नज़र में हैं, मैं जानता हूँ उनको। जी। दूसरा, जहाँ तक 80,000 और 60,000 करोड़ का आपने जिक्र किया है, तो जैसे 15 लाख करोड़ रुपए हर एक के खाते में आते हैं, ऐसे ही 60,000 करोड़ का और 80,000 करोड़ का खाना बटेगा। जैसे 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आने हैं, जी। वैसे ही 80,000 और 60,000 करोड़ रुपए उसी हिसाब से लगेंगे सारे। जिस हिसाब से 15 लाख करोड़ रुपए बाहर से मंगवाते थे स्विच बैंक से, कि कांग्रेस ने वहाँ पे स्विच बैंक भर रखे हैं, तो वो पैसे बाहर से तो आए नहीं, देश का पैसा आरबीआई में आ चुका है। तो वो पैसे खाली 80,000 करोड़ और 60,000 करोड़ खाली इनको चुनाव में लगाने हैं। ये तो एक ड्रामा है खाली पब्लिक को दिखाने के लिए, वरना तो उसका एक हिसाब दे ना कि 80,000 करोड़ रुपए अपने कहाँ कहाँ पे कितने भेजे हैं। आप 60,000 करोड़ का एक हिसाब दीजिए ना कि वो पैसा आपका कहाँ पे गया है, उसको प्लीज़ क्लियर तो करो ना। तो सब ये राजनीतिक ड्रामा है। बंगाल में और बिहार में चुनाव हैं, खाली ये पैसे चुनाव के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं, और इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ इसमें है। भाजपा सरकार का बहुत बड़ा आरोप रहता है कि 60 साल में कांग्रेस ने किया क्या है, आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, 60 साल में जो भी किया है कांग्रेस ने, जी। अब कांग्रेस की बात करते हैं तो वो राजनीति पे आ जाती है, लेकिन 60 साल में देश में जो हुआ वो सबके सामने है। जी। चाहे मेट्रो हो, चाहे टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में हो, चाहे फ़ोन हमारे देश में नहीं था, मोबाइल, लेकिन वो चीज़ें तो सबको दिखाई देती हैं। ये 6 साल में बताए ना बीजेपी सरकार के, इन्होंने 6 साल में क्या किया है। जी। क्या एजुकेशन लेके आए हैं, ये बाहर से क्या टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, मेरे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या स्टेप उठाया है। मेरा देश का नागरिक जो खुश हो और हर नागरिक ये कहे मैं सेफ हूँ, इन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिससे मैं ये कह सकूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और दूसरा जो ये कहते हैं इन्होंने कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने, जहाँ बीजेपी के सभी नेता बीमार होने के बाद एम्स में एडमिट होते हैं, जी। और वहाँ पे जब ये जाते हैं इलाज कराने के लिए तो कांग्रेस की देन है, बीजेपी की देन नहीं है। जब वहाँ पे नेता ठीक होकर आते तो ये यूँ नहीं कहते कि भाई कांग्रेस ने ये एम्स को बनाया है, सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा नेता एम्स में एडमिट है, लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की देन है सिर्फ एम्स जहाँ पे आप इलाज कराते हो। गुरुग्राम के नागरिक होने के नाते आप यहाँ की जनता को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस मुश्किल, इस आपदा की घड़ी में? देखो, आपदा में सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति है जो सबकी बहुत ज़्यादा नाजुक है आज, जी। और सुसाइड केस है वो काफ़ी मैं देखता हूँ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना है जनता से, मेरे हिंदुस्तान की जनता से, मेरी गुड़गांव की जनता से, कि प्लीज़ वो सुसाइड ना करें। जी। दूसरी मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि कोरोना नाम की बीमारी तो तेज़ी से सबके सामने है, लेकिन इससे डरे नहीं, इससे बचाव करें, इसका सामना करें और अपने परिवार को सबको सेफ रखें। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात है तो व्यापार बंद है, नौकरियाँ बंद हैं, बैंकों के जो कर्जे हैं वो सबके सिर पे चढ़े हुए हैं। मैं मानता हूँ बेचारे नागरिक भाई, व्यापारी भाई, दुकानदार भाई परेशान हैं, लेकिन परेशानी का हल सुसाइड नहीं है। परेशानी का हल है आप अपने आप को मजबूत रखिए। जी। जितना आप अपने आप को मजबूत रखोगे उतना आप बहुत जल्दी तरक्की करोगे। और मैं भी भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि कोरोना भी जल्दी चला जाए, आप भी सब जल्दी ठीक हो जाए। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सबको ठीक रखे, स्वस्थ रखे, आपके कारोबार चलें, लेकिन प्लीज़ आप कोई भी गलत स्टेप मत उठाइए। मैं हाथ जोड़ के सबसे सिर्फ लास्ट में ये प्रार्थना करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर वायरल सच से बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद थे महेश यादव जी, जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आर्थिक स्थिति चाहे हमारी गड़बड़ा गई हो, बट उसका रास्ता सुसाइड की ओर नहीं जाता। एक बार जरा अपने परिवार के बारे में सोच के देखिए, आपके एक सुसाइड से आपका पूरा परिवार भी नष्ट हो सकता है। आप एक बार सोच के देखिए इस चीज के बारे में। आप सुसाइड तो कर लेंगे, आपका परिवार तो आपके पीछे है, उनकी देखरेख कौन करेगा? क्या आपको लगता है कि इस आर्थिक स्थिति में सुसाइड करना सही रास्ता है? क्या आपको लगता है कि आपके बाद और कोई देख पाएगा आपके परिवार को? क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को कोई और अच्छे से रख पाएगा आपके अलावा? तो कृपया करके एक बार जरूर सोचें इसके बारे में कि सुसाइड हर चीज का हल नहीं है। शासन प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा दांवपेच खेले जा रहे हैं, बहुत चीजें ऐसी की जा रही हैं, बट वो सारी चीजों से ऊपर उठकर हमें इस आपदा की घड़ी में, इस आर्थिक स्थिति में खुद को मजबूत बनाना होगा, खुद को इतना सक्षम बनाना होगा कि हम इस कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकल सकें। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वायरल सच पे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपके अपने चैनल वायरल सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।